हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज की इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 मार्च 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है दोस्तों। और रोज की तरह ही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लास्ट में रखे गए हैं। तो ये जो है दोस्तों, लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखें, आपको जरूर पसंद आएगी दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है और पूछा गया है आपसे कि जेफरीज के अनुमान के मुताबिक, किसके? जेफरीज के अनुमान के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये दोस्तों बन जाएगा 2027 तक बताया गया है। और जेफरीन ने एक रिपोर्ट जारी की, इसके मुताबिक जो है जो भारत है वो 2027 तक जो है ये जो है तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा अपना भारत, याद रखिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो न्यूयॉर्क की एक कंपनी है जिसका नाम है जेफरीन। इसके अनुसार जो है अगले 4 वर्षों में भारत की जो आर्थिक वृद्धि है वो $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और इससे भारत जो है वर्ष 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो दोस्तों ये बात सारी आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी करंट अफेयर हैं एक बार जान लेते हैं। तो अभी राष्ट्रीय कोयला सूचकांक जो में दिसंबर 2023 में 4.75% की गिरावट दर्ज हुई है। तो कोयला जो राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में, याद रखिएगा। और इंडियन जो रेटिंग ने वित्त वर्ष 2025 के लिए जो जीडीपी की वृद्धि दर जो है का अनुमान लगाया है वो लगाया है 6.5%। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की अधिकृत पूंजी जो है 10,000 करोड़ से बढ़ाकर वो कर दी है 21,000 करोड़ कर दी है, याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयुष समग्र आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी.वाई. चंद्रचूड़, याद रखिएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। उन्होंने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयुष समग्र आरोग्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। तो ये बात आप थोड़ा सा नोट करेंगे, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया है। ये डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। आयुष समग्र कल्याण केंद्र में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये भारत का एक शीर्ष अदालत है जो कि 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया था। और यह एक संवैधानिक निकाय है। व्याख्या भारतीय संविधान के भाग के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत जो है इसका जिक्र किया गया है। वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो वो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर वो हैं इस पद पर बने हैं, याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस बोर्ड के द्वारा ओपन बुक एग्जाम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है?
तो किस बोर्ड के द्वारा दोस्तों ओपन बुक एग्जाम आयोजित करने की जो योजना बनाई जा रही है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड। तो याद रखिएगा सीबीएसई बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, दोस्तों इस वर्ष के अंत में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए चयनित जो विद्यार्थी हैं उनको प्रायोगिक रूप से ओपन बुक एग्जाम आयोजित करने की योजना जो है सीबीएसई बोर्ड ने बनाया है। और ओपन बुक एग्जाम का मतलब है कि परीक्षा देते वक्त विद्यार्थी किताब या दूसरी पाठ्य सामग्री देखकर सवालों के जवाब लिख सकते हैं। यह है ओपन बुक, याद रखेंगे। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर कि सीबीएसई जो है सीबीएसई ये चुनिंदा स्कूलों में कक्षा 9 से 10 के गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और कक्षा 12-13 के लिए जो है वो अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान की परीक्षा ओपन बुक एग्जाम के तहत कराई जा सकती है। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के बारे में। तो दोस्तों यह एक सीबीएसई जो है ये भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा बोर्ड है और यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है। तो सीबीएसई शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखिएगा। और इसका गठन जो हुआ है ये भी बात आप याद रखेंगे सीबीएसई बोर्ड का, तो हुआ 2 जुलाई 1929 को दोस्तों इस शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। तो कहाँ इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। गठन 2 जुलाई 1929 में इसका गठन किया गया है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने जूनियर महिला टीम स्पीड इवेंट में कौन सा मेडल जीता है, आपसे पूछे तो ये दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो गोल्ड मेडल जीता है। अब आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो एशियाई जो ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने जो है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जूनियर महिला टीम स्प्रिंग स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो हुआ है जो है ये चैंपियनशिप दोस्तों ये दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है। तो इसमें जो सरिता कुमारी हैं और निया जो सेबेस्टियन और जैना मोहम्मद अली परिखान और सबीना कुमारी इस विजयी टीम में शामिल थी। पुरुषों की जूनियर टीम में रजत पदक जीता गया, इसमें याद रखेंगे। तो पुरुषों की जो जूनियर टीम है उसमें रजत पदक जीता गया है और महिला ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है उत्तर भारत का ये पहला है और यहाँ पर जो है बोल रहा है कि किस पहले पिज्जा एटीएम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये उत्तर भारत का पहला है और ये जो किया गया है पहले पिज्जा एटीएम का उद्घाटन ये चंडीगढ़ में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंडीगढ़, याद रखिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो चंडीगढ़ जो प्रौद्योगिकी और पर्यटन विकास निगम ने जो सुखना झील है चंडीगढ़ में दोस्तों, सुखना झील के पास एक पिज्जा एटीएम की शुरुआत की है। यहाँ पर पिज्जा एटीएम की शुरुआत की गई जो 3 मिनट में जो है गर्मा गर्म पिज्जा तैयार करेगा। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पिज्जा तैयार किया जाएगा 3 मिनट में। तो ये चंडीगढ़ के सुखना झील के पास ये एटीएम की शुरुआत यहाँ पर की गई है। आई मैट्रिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक जो हैं वो हैं और सीईओ जो हैं वो हैं रोहित शेखर शर्मा। रोहित शेखर शर्मा फ्रांस से प्रेरित इस योजना का नेतृत्व कर रहे हैं। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर भारत के जो भी प्रथम हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि कई बार हमने आपको रिवीजन करवाया है, आज फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से रिवीजन करिए। आपसे पूछा है कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला जो ऐप बना है वो कौन बना है। तो वो बना है मोबीक्विक, याद रखेंगे। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर बनेगा। तो ये दोस्तों बनेगा हरियाणा में।
अगर आपसे पूछे पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया गया, तो ये चालू किया गया दोस्तों एनटीपीसी में। सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा, तो ये करेगा दोस्तों उत्तराखंड में स्थापित करेगा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये 11वां है, पहले तो याद रखेंगे 11वें नंबर का है और ये अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव है। तो इसका आयोजन जो किया गया है दोस्तों वो चंडीगढ़ में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर डिटेल में कि चंडीगढ़ के जो टैगोर थिएटर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया है और कठपुतली की समृद्ध जो विरासत का प्रदर्शन किया गया है यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख महोत्सव के बारे में। तो प्रमुख महोत्सव जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। आपसे पूछे लवेंडर महोत्सव, तो लवेंडर जो महोत्सव है ये जम्मू कश्मीर का है और अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव ये कोलकाता का महोत्सव है। अगर आपसे पूछे कि मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ का है, तो ये है लेह का और माघी मेला उत्सव ये पंजाब का उत्सव है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। अगर आपसे पूछे खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये खजुराहो मध्य प्रदेश का है। ताज महोत्सव ये आगरा का है और या सांग महोत्सव जो है ये मणिपुर का महोत्सव है, याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि SJVN जो है SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन चालू किया है। तो ये जो SJVN है सतलुज जल विद्युत निगम, इन्होंने जो है पूछ रहा है किस राज्य में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन चालू किया है। तो ये दोस्तों चालू किया गया उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो जो SJVN है जिसका फुल फॉर्म है सतलुज जल विद्युत निगम, याद रखिएगा। तो सतलुज जल विद्युत निगम ने जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अपने 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्य संचालन यहाँ पर शुरू किया है और इस उपलब्धि के साथ जो है सतलुज जल विद्युत निगम जो है विद्युत क्षमता 2277 मेगावाट की हो गई है और वर्तमान में जो है 10 विद्युत स्टेशन संचालन में हैं। ये भी बात आप याद रखेंगे। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट। तो गुजराई सौर विद्युत स्टेशन को जो है वो SJVN द्वारा 281 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया गया है। तो इतनी लागत से यहाँ पर लागू किया गया है, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर। तो बुंदेलखंड गौरव महोत्सव जो है चित्रकूट में मनाया गया है और कन्या सुमंगला योजना के जो है 25,000 रुपये जो है किया जाएगा और तहत अनुदान बढ़ाकर कर दिया गया 25,000 रुपये। तो जो कन्या सुमंगला योजना है इसका जो अनुदान बढ़ाकर जो है 25,000 रुपये कर दिया गया है। और आपसे बताएं कि बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश जो है वो IIT रुड़की के साथ सहयोग करेगा और महाराजगंज जिले में विश्व का पहला जटाई एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किसके साथ विशेष बाघ संरक्षण बल स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो अरुणाचल प्रदेश ने NTCA के साथ समझौता जो है किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, NTCA, याद रखिएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के पहले विशेष बाघ संरक्षण बल STPF की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो है राज्य के भीतर बाघों की आबादी की रक्षा करना, इसका उद्देश्य है। बताएं कि 336 कर्मियों
वाला एक विशेष बल अब इस रिजर्व में तैनात किया जाएगा। तो 336 जो कर्मी होंगे इस रिजर्व में, तो यहाँ पर 336 जो कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आगे कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर 3 बाघ अभ्यारण्य है, नामदफा टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व, पाके टाइगर रिजर्व। यहाँ पर 3 बाघ अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। राजधानी है ईटानगर, राज्यपाल हैं जो है केवल त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर NTCA के बारे में। तो NTCA का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसका गठन किया गया है, और अध्यक्ष भारत के जो है पर्यावरण मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। देश के किसी भी क्षेत्र में या उसको अगर टाइगर रिजर्व घोषित करना है तो सबसे पहले राज्य सरकार इसकी सिफारिश जो है NTCA को भेजता है, तो याद रखिएगा। और सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था, तो ये भी बात आपको नोट रखनी है। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि साइबर क्राइम रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर है। तो दोस्तों भारत जो है वो 80वें स्थान पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं। तो 2023 में भारत वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध के लिए 80वें सबसे अधिक लक्षित देश के रूप में स्थान पर रहा है, और भारत में लगभग 34% उपयोगकर्ताओं ने स्थानीय खतरों का अनुभव किया है, और भारत साइबर सुरक्षा बाजार 2023 में 6.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख सूचकांक के बारे में। इंपॉर्टेंट है यहाँ से सूचकांक, सभी याद रखेंगे। देखिए सारे सूचकांक मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दोस्तों। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान था वो था 93 स्थान, और पहले स्थान पर डेनमार्क था, याद रखेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा था, और पहले स्थान पर USA था। वहीं पर बात करें कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो है किसका था, तो वो था मुकेश अंबानी का, सेकेंड स्थान था। और अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो है वो 66वां था, और इसमें जो पहले स्थान पर था वो था UAE इसमें पहले स्थान पर था। आइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर विश्व प्रसन्नता सूचकांक की बात करते हैं। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 2023 में भारत का जो स्थान था वो 126वां स्थान था भारत का, और पहले स्थान पर दोस्तों वो था फिनलैंड। वहीं पर बात करते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की, तो 2023 में भारत इसमें 67 स्थान पर था। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग की बात करें तो इसमें 2023 में भारत जो है वो 47 स्थान पर था। और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में जो भारत का स्थान था वो 52 था। वहीं पर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत के स्थान जो है वो 40 था, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि ग्लोबल यूनिकार इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था, तो तीसरा स्थान था। और सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में 2023 में भारत का स्थान क्या था, तो 77 स्थान था। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री आपसे पूछे 2023 के, तो वो थे जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वही चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 की बात करें तो इसमें जो भारत के स्थान था वो 108वां स्थान भारत का था, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आपसे पूछे कि क्यों सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में जो है भारत की तरफ से जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो 220वें स्थान पर था भारत की तरफ से, और वहीं फर्स्ट स्थान की बात करें तो टोरंटो विश्वविद्यालय जो कि कनाडा का है ये पहले स्थान पर था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में जो भारत का स्थान था वो 7वां था, और डेनमार्क की बात करें तो वो चौथे स्थान पर था,
इस्टोनिया 5वें स्थान पर और फिलीपींस इसमें 6ठे स्थान था और पहले स्थान पर इसमें कोई देश नहीं आया था, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट की। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान वो था 80वां स्थान था। पहले स्थान पर दोस्तों कई देश थे, फ्रांस था, जर्मनी था, जापान, इटली, सिंगापुर, स्पेन, ये सारे देश पहले स्थान पर थे, लेकिन भारत का स्थान इसमें 80 था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें 2023 में तो भारत का स्थान इसमें 161वां था और नॉर्वे इसमें फर्स्ट स्थान पर था, याद रखिएगा। दोस्तों ये सभी सूचकांक का याद रखना। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इंडस ऐप स्टोर जो लॉन्च किया है वो फोन पे ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा फोन पे। आइए दोस्तों जानते हैं डिटेल में इसके बारे में दोस्तों। तो फोन पे ने एक देसी एंड्रॉइड मार्केट प्लेस इंडेक्स जो ऐप स्टोर है वो लॉन्च किया है और यह प्लेटफॉर्म जो है 45 श्रेणियों में 2 लाख से अधिक ऐप्स होस्ट करता है, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन प्रदान करता है फोन पे, याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर ऐप पोर्टल और जारीकर्ता के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा आप दोस्तों, यहाँ पर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से दोस्तों देखना कि ऐप पोर्टल और जारीकर्ता के बारे में। तो डिजिटल कोर्ट 2.0 ये पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। तुअर दाल खरीद पोर्टल ये अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। ई जागृति पोर्टल की बात करें तो ई जागृति पोर्टल ये केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं पर ग्राम मंच एप्लीकेशन ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी पाठ मित्रों एप्लीकेशन की बात करें तो ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। मेरा युवा भारत ये नरेंद्र मोदी ने इसे शुरू किया है। वाई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। वहीं पर रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। और नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपसे पूछे सरपंच संवाद ऐप, ये जो सरपंच संवाद ऐप है ये असम के राज्यपाल द्वारा शुरू किया गया है। और फ्लड वॉच ऐप ये केंद्रीय जल आयोग द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। तो ये थे ऐप पोर्टल और जारीकर्ता के बारे में। मैंने आपको सामने बहुत सारा जीएस जो है यहाँ पर 10 क्वेश्चनों के माध्यम से करवाया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यह हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो बस इतना ही कहूँगा। तो दोस्तों आइए कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा, तो डीआरडीओ करेगा। बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए किस देश पहुंचे, तो थाईलैंड पहुंचे। घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं, तो वामसी कृष्णा बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोबल जो टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रपति के द्वारा किस सत्कर्ता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है एएस राजीव को। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश कौन बना है, तो वो बना है अमेरिका देश बना गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, मनोहर जोशी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है, तो मनोहर जोशी थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 किस देश में शुरू हुआ है, तो ये मालदीव देश में शुरू हुआ है। अगर आपसे पूछे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये किया है वाराणसी में, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं कल के स्टैटिक जीके के बारे में। दोस्तों आज का स्टैटिक जीके में पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती प्रारंभ की थी, तो याद रखेंगे सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर छांट के आपके लिए मैं लेकर आता हूँ बड़ी मेहनत से। तो दोस्तों हमारी जो मेहनत है वो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी।
तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती प्रारंभ की थी? तो वो की थी जो तंबाकू की खेती। याद रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वो था विलियम बेंटिंग। और राज्य हड़प नीति या राज्य पक्ष किसके द्वारा लागू की गई है? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई है। अगर आपसे पूछे ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग की भूमिका थी। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? तो ये किया था वारेन हेस्टिंग ने। अगर आपसे पूछे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। और पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो यह था स्टैटिक जीके का रिवीजन मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्न का। कल का हमारा प्रश्न था आपसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये किया था दोस्तों असम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न है आपसे, किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।